जैसे कि पिछले क्लास में हमने रिंग थ्योरी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देखा था और आज की क्लास में भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो कि रिंग के डेफिनेशन से बेस्ड होगा, है ना। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि रिंग क्या होता है और रिंग से रिलेटेड हमने एक थ्योरम्स वहाँ एक एग्जांपल्स करा जिसमें हमने प्रूव किया कि सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग होता है और वो एक स्पेशल टाइप्स का रिंग होता है जिसे हम लोग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहते हैं। यही चीज़ें हमने बहुत अच्छे से प्रूव करी है। अगर आपने इस क्लास को मिस किया है तो हो सकता है इस थ्योरम्स में, इस प्रॉब्लम्स में आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो चलिए, हालांकि हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया उन चीज़ों को आप समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम कह क्या रहा है। अगर देखें आप तो क्या है स्टेटमेंट की प्रूव दैट द सेट एस of numbers of the form a plus b root 2 where a and b are integers is a commutative ring with unity with respect to ordinary addition and multiplication। मतलब यहाँ पे बात हो रहा है कि आपके पास एक सेट होगा S और ये सेट एक स्पेशल सेट है जिस सेट में स्पेशल टाइप्स के एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट कुछ इस तरीके के हैं a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म्स के। समझ में आ रहा है कि एक आपके पास सेट गिवन है S और इस सेट S में a प्लस बी रूट 2 टाइप्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। और आपको दिखाना है कि ये जो सेट S है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है किसके रिस्पेक्ट में, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डिनरी कहने का मतलब है कि जो आपने अभी तक एडिशंस, जो आप लोग अभी तक एडिशन पढ़ते आ रहे हैं, है ना, क्लास 5, 6, 7 से, या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, उसी चीज़ को हम लोग यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या फिर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मतलब चलिए इस चीज़ को हम लोग शुरू करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करें कि हमने रिंग क्या होता था, ये बहुत अच्छे से समझा। फिर भी चलिए देख लीजिए कि किसी नॉन एम्प्टी सेट को किसी बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में रिंग कब कहते थे, आपको याद होना चाहिए। कब? जब इस नॉन एम्प्टी सेट से बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ बातों को सेटिस्फाई करे। सबसे पहला कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में ऑक्सियम्स, मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में ऑक्सियम्स और दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ ऑक्सियम्स। समझ में आ रहा है। किसी नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग रिंग कब कहते थे, जब कुछ ऑक्सियम सेटिस्फाई करते थे। सेम वही बात है यहाँ पे भी, ध्यान दीजिए आप कि दिया गया है कि प्रूव दैट द सेट एस ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब सेट एस जो है उस सेट में इस तरीके के नंबर है जो कि इस फॉर्मेट में है, ठीक है ना। इस तरीके के मेंबर है जो कि a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में है, जहाँ पे a और b दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, इंटीजर होंगे। लिखा हुआ भी है कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। और ये जो सेट S है इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समझ आ रहा है बात। चलिए हम एक आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक थोड़ा सा पर्टिकुलरली समझाना चाहते हैं कि ये आखिर है क्या, ठीक है ना। जैसे हमने फिर से थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँ कि जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि आई जो है यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, हमने प्रूव किया। मतलब यहाँ पे आई का मतलब हम बात कर रहे थे सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे एस के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे तो आपको पता था कि सेट ऑफ इंटीजर्स कहने का मतलब ये होता है कि इसमें मेंबर्स जो होंगे वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरीके से मेंबर्स थे। यहाँ पे आपके आई के बारे में पता था, लेकिन यहाँ क्या, जिसे आपको कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करना है, एस को कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करना है, क्या इसके बारे में आपको पता है? बिल्कुल पता है, क्वेश्चन में गिवन है। क्या लिखा हुआ है देखिए तो, सेट ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी रूट 2, उस तरीके के मेंबर्स हैं। मतलब एस में जो मेंबर होंगे वो किस तरीके के मेंबर हैं, इस तरीके के। x, मान लीजिए सेट में s में x है, समझ में आ रहा। सेट अगर s है भाई तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, a b c या x y z बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो मान लेते हैं सेट s में x मेंबर है, तो आपको पता है कि सेट s में वही सारे मेंबर्स होंगे जो a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो अगर सेट S में x टाइप्स के मेंबर होंगे तो आप कह सकते हैं सच दैट x जो होगा वो a प्लस बी रूट 2 का होगा, जहाँ पे a और b कहाँ से बिलोंग करें, z से। तो ये कह सकते हैं ना, सेट S का मीनिंग ये होता है। सेट S को आप ऐसा समझ सकते हैं, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, अच्छा अब ये चीज़ हम जैसे यहाँ पे इंटीजर्स को प्रूव कर रहे थे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो इंटीजर्स के बारे में पता था और हम ऑक्सियम सेटिस्फाई करवाते थे, एडिशंस वाले, मल्टीप्लिकेशंस वाले। सेम उसी तरीके से आपके पास एक सेट दे दिया गया है S। अब क्या करेंगे, हम लोग को शो करना है कि S प्लस क्रॉस या S प्लस, आप डॉट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बुक में डॉट भी रहता है, बहुत सारे बुक में क्रॉस रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज़ें हैं। क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो इसी चीज़ को हम क्या प्रूव करना है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और आपको पता है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए इसके रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स, इसके रिस्पेक्ट में 4 ऑक्सियम्स और दोनों के रिस्पेक्ट में 2 ऑक्सियम्स, मीन्स कितने ऑक्सियम्स आपको प्रूव करने हैं। लेकिन इसका प्रॉपर वे क्या होगा इस प्रॉब्लम्स को करने का, उसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो ये समझिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, आपके पास एस गिवन है और एस एक सेट है, इसमें मान लीजिए एक्स एलिमेंट है, तो एक्स किस तरीके का एलिमेंट होगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू, जहाँ पे ए कॉमा बी ये दोनों का दोनों कहाँ के मेंबर्स होंगे, जेड के मेंबर्स होंगे। तो ये आपके पास एस गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट एस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि जो S है उसे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हमें प्रूफ करना है। और कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में कुछ ऑक्सियम्स करेंगे हम लोग प्रूफ, फिर मल्टीप्लिकेशंस वाले और फिर दोनों के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे पहले ऑक्सियम्स के बारे में बात करते हैं क्लोजर लॉ के, क्लोजर लॉ के। ठीक है, क्लोजर लॉ के बारे में बात करें, लेकिन क्लोजर लॉ के बारे में हम बात करें उससे पहले सबसे पहले मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए सेट एस में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, है ना, क्योंकि सेट एस क्या है, वो उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्मेट के होंगे जहाँ पे ए और बी इंटीजर से आ रहा होगा। अगर हम आपको पर्टिकुलरली समझाना चाहें तो सेट एस में किस तरीके के मेंबर होंगे, मान लेते हैं हम लिख देते हैं 2, जैसे इसको हटा दें, हम लिख देते हैं 2 + 3 रूट 2। तो क्या ये जो हमने लिखा 2 + 3 रूट 2, क्या ये एस का मेंबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए एस में वही मेंबर्स होते हैं जो a + b रूट 2 के फॉर्म के हों। अब यहाँ पे a और b कहाँ से आना चाहिए, इंटीजर से आना चाहिए। तो हमने a के जगह पे 2 रख दिया इंटीजर से लेकर, b के जगह पे 3 रख दिया इंटीजर से लेकर, और जो फॉर्मेट था रूट 2 का वो हमने रूट 2 रखा, मतलब a + b रूट 2 इसी फॉर्मेट पे तो है, 2 + 3 रूट 2। तो ये भी एक s का मेंबर है। अब इसी तरीके से हम दूसरा लिख दें 5 + 6 रूट 2, ये भी एक s का मेंबर है। मतलब समझ में आ रहा होगा कि s में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि a और b जेड से बिलोंग कर रहा है। मतलब कि s से हम 2 एलिमेंट ले सकते हैं। 2 एलिमेंट कौन कौन, मान लेते हैं कि s का 2 एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है x और दूसरा एलिमेंट है y। तो अब आपको पता है कि अगर x s का एलिमेंट है तो x जो होगा वो a + b रूट 2 के फॉर्म का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a1 + b1 रूट 2 का फॉर्म का होगा ये, और इसको लिख सकते हैं a2 + b2 रूट 2 के फॉर्म का। यही चीज़ हम क्या किए कि x और y 2 एलिमेंट x का ले लिए, सॉरी 2 एलिमेंट s का ले लिए, सेट s का ले लिए, और आपस में हम दिखाएंगे कि अगर x s का एलिमेंट है और y s का एलिमेंट है तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा जोड़ने से वो भी किसका एलिमेंट होगा, वो भी s का एलिमेंट होगा। सेम इसी तरीके से एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि सारे प्रॉपर्टीज़ को ये होल्ड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लोजर लॉ में क्या लिखेंगे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें हो गई। सबसे पहले हमने क्लोजर लॉ के बारे में लिखा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, लिखे हुए हैं, क्या लिखा हमने कि क्लोजर लॉ कि लेट x इज इक्वल टू a1 + b1 रूट 2, जहाँ पे a1 भी इंटीजर है b1 भी इंटीजर है। x हम क्या कर रहे हैं, s का मेंबर मान रहे हैं, x जो है वो s का मेंबर मान रहे हैं। तो x इज इक्वल टू ऐसा मान लेते हैं। आपको पता है कि अगर x जो है s का मेंबर है तो वो इसी फॉर्मेट में होगा, a + b रूट 2 के फॉर्म में लिख दिए। अब एक y भी इसी का मेंबर मान रहे हैं, हम देखिए लिखे हैं कि x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये बिलोंग्स टू s। क्लियर, वेयर a1 a2 b1 b2 बिलोंग्स टू z, मीन्स कि ये सारे इंटीजर्स है। तो अब इंटीजर है तभी तो वो s में बिलोंग करेगा। तो हमने 2 एलिमेंट लिया x और y s से, और x जो है वो इस तरीके का है और y जो है वो इस तरीके का है। अब हम क्या करते हैं, क्लोजर लॉ तो तभी होगा ना जब 2 एलिमेंट आपने s से लिया और दोनों का सम जो होगा मीन्स कि a + b या x + y वो भी बिलोंग कर जाए s में। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। नाउ x + y हम निकालना चाह रहे हैं। x + y मीन्स कि इस टर्म्स को
इस टर्म्स के साथ सम कर रहे हैं, तो सम जैसे ही आप करेंगे x प्लस वाई करेंगे, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा a1 प्लस a2 लिख सकते हैं क्या, हमने लिखा a1 प्लस a2। फिर देखिए b1 रूट टू प्लस b2 रूट टू दोनों में होगा, तो क्या कर दे रूट टू कॉमन, तो b1 प्लस b2 इंटू रूट टू, b1 प्लस b2 इंटू रूट टू। अब जरा बताइए a1 क्या था, इंटीजर था, a2 क्या था, इंटीजर था, तो दो इंटीजर्स का सम भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। मान लेते हैं वो इंटीजर्स है c, ठीक है, a1 इंटीजर है, a2 इंटीजर है और एक इंटीजर आ गया, मान लेते हैं इन दोनों इंटीजर का सम c आ गया, समझिए c। अब ये भी b1 भी इंटीजर, b2 भी इंटीजर, इसका मान लेते हैं सम आ गया d। अब समझिए कि c प्लस डी रूट टू, ये भी तो उसी क्राइटेरिया को होल्ड कर रहा है ना जो एस का प्रॉपर्टीज है। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि एस में उसी टाइप्स के एलिमेंट होंगे a प्लस बी रूट टू के, जहाँ पे a और b दोनों इंटीजर्स हो। तो यहाँ पे भी देखिए ये एक इंटीजर्स आया और फिर ये भी इंटीजर, अगर इसका नाम दे दे या a ही दे देते हैं, ये दोनों दो इंटीजर के सम से a एक इंटीजर बना, इन दो इंटीजर के सम से एक इंटीजर ये बना, तो a प्लस बी रूट टू उसी फॉर्मेट। तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट इसको आपको नाम नहीं देना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू ऐसा होगा, और ये चीज़ें हम समझ सकते हैं कि ये भी s में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्यों s में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये भी एक इंटीजर हो रहा है सम करने के बाद और ये भी एक इंटीजर ही हो रहा है, इस वजह से वो s में बिलोंग कर रहा है। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी के बारे में। तो आपको एसोसिएटिविटी के बारे में मैं बताऊँ, एडिशंस वाला एसोसिएटिविटी क्या कहता था, अगर ए बी सी तीन एलिमेंट है रिंग के, तो क्या दिखाना होता था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ऑर्डर चेंज, आप पहले चाहें तो इसका ऐसे भी कर सकते हो, पहले इधर फिर बाद में, समझ में आ रहा ना। तो ये चीज़ें हैं एसोसिएटिविटी, ये सारी चीज़ें तो क्लियर ही है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तीन एलिमेंट लिए, लेट x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, z इज इक्वल टू ये, और सब का सब कहाँ बिलोंग कर रहा है, s में बिलोंग कर रहा है। तीनों का तीनों एलिमेंट हम s से लिए हैं। s से लेने का ही मतलब होता है कि a1 a2 a3 z होगा, z का मेंबर होगा, मीन्स की इंटीजर होगा, b1 b2 b3 ये भी इंटीजर्स होगा। चलिए तो हम जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए ऑर्डर क्या है, फर्स्ट में हम दो का सम कर रहे हैं, और अभी हमने सीखा दो का सम करना। अगर x और y दो s का मेंबर है तो किस तरीके से सम कर रहे थे, चूंकि x क्या है a1 प्लस b1 रूट टू, ये क्या है a2 प्लस b2 रूट टू, तो इन दोनों को जैसे ही पहले सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट टू। पहले सब इसका सम हुआ तो हम करली ब्रैकेट यूज़ कर लिए, और बाहर में जो चीज़ें जेड थी जेड को जेड ही रहने दिए। अब बताइए ये टोटल अपने आप में एक एस का मेंबर है, हमने अभी क्लोजर लॉ में प्रूफ किया था कि दो का सम करने से एस का मेंबर ही आता है। तो ये अपने आप में एक एस का मेंबर है, और यहाँ दूसरा एक अलग एस का मेंबर है, तो हम क्या इन दोनों को फिर से ऐड कर सकते हैं क्या, तो ये एक एलिमेंट के जैसे ट्रीट हो रहा है, और यहाँ दूसरा, तो ये चीज़ प्लस a3, ये चीज़ प्लस a3, फिर ये चीज़ प्लस b3, ये चीज़ प्लस b3, और साइड में यहाँ भी रूट टू था, यहाँ भी रूट टू था, तो रूट टू कॉमन करनी है, और बिग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से ध्यान दीजिए, ठीक है। अब समझिए आप a1 a2 और a3 कहाँ का मेंबर था, इंटीजर्स का, और हमने पहले से ही प्रूव कर रखा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो रिंग होता है। रिंग होने का मतलब कि एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a1 प्लस a2 प्लस a3, हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। क्यों ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो रिंग होता है, रिंग होने के लिए उसे एडिशंस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 और a2 प्लस a3 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी b1 और b2 प्लस b3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब बात को समझिए, यहाँ से a1 निकाल लेते हैं और इधर से b1 को रूट टू के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा a1 यहाँ से, और यहाँ से आ गया b1 प्लस रूट टू आ गया। तो देखिए ये बाहर निकला और बचा क्या क्या, a1 a2 a3, और इधर क्या है प्लस b1 b2 इंटू रूट टू, बचेगा क्या, यहाँ पे तो 2 है ना, और यहाँ पे 2 3 बचेगा, b2 b3 रूट टू। तो यहाँ से समझ सकते हैं। अब इस चीज़ को हम टोटली क्या कह सकते हैं, ये चीज़ें हमारा x हो गया और ये हो गया yz, तो फाइनली x प्लस yz। तो ये देख सकते हैं आप, हमने क्या लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड से हम चले थे और लेकर आ गए x प्लस वाई प्लस जेड, ये चीज़ तक हम पहुंच गए। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीज़ें एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ये जो सेट S है ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है एडिशंस के रिस्पेक्ट में, ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 10 दी सेट S होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद के कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर।
ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, थर्ड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है। देखिए हमने लिखा, अब क्या है हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड जो ऑक्सिम्स है क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या फिर अगर आइडेंटिटी एडिशंस वाला बात हो तो उसे हम लोग जीरो एलिमेंट भी कहते हैं, उसके बारे में देखिए। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि एस में जो एलिमेंट है वो इस प्रकार के एलिमेंट है, a प्लस बी रूट 2, जहाँ पे a भी इंटीजर्स b भी इंटीजर्स। हम मान लेते हैं a इंटीजर्स की जगह पे हम जीरो रख देते हैं, जीरो भी तो इंटीजर है, b इंटीजर्स की जगह पे हम एक जीरो रख देते हैं, ये भी इंटीजर है, तो एलिमेंट क्या बनेगा, जीरो प्लस जीरो रूट 2, जो कि इसका ही मेंबर होगा। तो वही चीज़ हमने लिखा, क्या लिखा कि लेट जीरो प्लस जीरो रूट 2 बिलोंग्स टू एस सच दैट, ये जीरो प्लस जीरो रूट 2 इस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि आप किसी भी एलिमेंट के साथ s के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि a प्लस बी रूट 2 एक s का मेंबर है, हमें पता है, अगर इसके साथ ऐड करते हैं तो क्या होगा, देखिए तो a जीरो के साथ ऐड होगा तो a प्लस जीरो दैट इज a ही रह जाएगा, b प्लस जीरो b ही रह जाएगा, फाइनली क्या आएगा कि a प्लस बी रूट 2 प्लस जीरो रूट 2 a प्लस बी रूट 2 ही आएगा। चाहे आप इस चीज़ को राइट से ऐड करें चाहे लेफ्ट से ऐड करें, यही चीज़ आएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर जीरो प्लस जीरो रूट 2 इज द आइडेंटिटी ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर आइडेंटिटी की जगह पे जीरो एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के ऊपर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स या फिर नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट मीन्स कि सारे एलिमेंट का क्या नेगेटिव एलिमेंट या क्या इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसी सेट में, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा, देखिए मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू s। समझिए कि a प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू s, हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट जिसको नाम दे दिए s x जो s में बिलोंग कर रहा है। आपको पता है कि a जो है क्या है, इंटीजर है, b भी क्या है, इंटीजर है। अगर a इंटीजर है तो इसमें नेगेटिव साइन लगा के माइनस a बनाते हैं तो ये भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। कैसे, जैसे समझिए एग्जाम्पल्स 2 अगर इंटीजर है तो माइनस 2 क्या होगा, इंटीजर ही है। 5 इंटीजर है तो माइनस 5 क्या होगा, इंटीजर ही है। ये अगर इससे हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि अगर a इंटीजर है तो माइनस a इंटीजर होगा ना। उसी तरीके से अगर x इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 अगर इसमें बिलोंग करा तो माइनस x, और माइनस x कुछ नहीं है, क्या है, माइनस a प्लस ऑफ माइनस b। मतलब तो हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता था कि यहाँ a की जगह पे भी इंटीजर होना चाहिए, b की जगह पे भी इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए माइनस a भी इंटीजर है, माइनस b भी इंटीजर है, तो इसी फॉर्मेट का है और ये भी बिलोंग करेगा s में। तो इसका नाम दे दिए हैं हम लोग s x और इसका नाम दे दिए माइनस x। तो दो एलिमेंट x और माइनस x s में इस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं सच दैट कि जैसे ही आप x और माइनस x को आपस में ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा जीरो, या फिर इसी चीज़ को आप कह सकते हैं जीरो प्लस जीरो रूट 2, जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो आना चाहिए ना, इस चीज़ को आप फाइनली जीरो भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे आ रहा है। आप देखिए x को माइनस x से ऐड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस ए जीरो, b माइनस बी जीरो, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर माइनस एक्स इज द नेगेटिव एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, और क्या है, यहाँ चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब एक हम लोग इसके बाद एक ऑक्सिम्स देखेंगे, फिफ्थ ऑक्सिम्स कॉम्यूटेटिविटी जो है एडिशंस के रिस्पेक्ट में जो कॉम्यूटेटिव का बात होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या देख रहे हैं, देखिए कॉम्यूटेटिविटी। इसके लिए क्या करना होगा, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a1 प्लस b1 रूट 2 y इज इक्वल टू a2 प्लस b2 रूट 2 बिलोंग्स टू s। ठीक है, नाउ अब देखिए कॉम्यूटेटिविटी मतलब कहने का यही होता है ना कि अगर x और y पे कॉम्यूटेटिविटी दिखाना है एडिशंस के रिस्पेक्ट में तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर y प्लस एक्स आ जाता है तो हम आसानी से कह पाएंगे कि हाँ कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो वही चीज़ हम लोग चलना शुरू करेंगे x प्लस वाई से, और अब जैसे ही पता है x प्लस वाई को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 अंडर रूट 2। अब आपको पता है कि a1 भी इंटीजर है, a2 भी इंटीजर है, तो इंटीजर्स के सेट आपस में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। हमने क्लास 5 से ही पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a2 प्लस a1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों इंटीजर है तो यहाँ पे भी हम लोग b2 प्लस b1 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। क्यों भाई, लिखेंगे सिंस a1 a2 b1 b2 ऑल आर इंटीजर। ठीक है,
अब बताइए इसको हम और सेपरेट कर लेते हैं, a2 प्लस b2 रूट 2। कैसे किए? a2 को ले आए, फिर b2 को इस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए a1 b1 रूट 2, a1 प्लस b1 रूट 2। अब इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है y, इसका नाम है x, y प्लस x। तो क्या लिख सकते हैं? 10 the sec s is an abelian group। कैसे भाई? क्योंकि देखिए पांचों ऑक्सियम जो रिक्वायर्ड ऑक्सियम्स थे अबेलियन ग्रुप होने के लिए, मीन्स कि ऐसा कर सकते हैं कि जितने ऑक्सियम्स एडिशंस के रिस्पेक्ट में थे वो सारे ऑक्सियम सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन हमने कराया सेटिस्फाई? क्लोजर लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ये सारी चीज, नेगेटिव एलिमेंट और फिर एक आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो सारी चीज़ें हमने दिखाई। अब हमारा क्या काम है कि अब हम लोग दिखाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेशंस के भी जितने ऑक्सियम्स हैं वो भी सेटिस्फाई करते हैं। और मल्टीप्लिकेशंस में हमें कितने ऑक्सियम्स दिखाने हैं? मल्टीप्लिकेशंस में हमें 4 ऑक्सियम्स दिखाने हैं। इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, ज़्यादा जगह का यूज़ कर पाएंगे। चलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऑक्सियम्स with respect to मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। सबसे पहला ऑक्सियम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे क्लोजर लॉ के बारे में। क्लोजर, ठीक है। चलिए हमने यहाँ ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस लिख रखा है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका कम से कम थोड़ा सा समय बचे, ठीक है ना, ये इन चीज़ों को लिखने में आपका समय ना जाए। तो क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे क्लोजर लॉ के बारे में बात करें मल्टीप्लिकेशंस वाले। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट x, y, z बिलोंग्स टू s। अब यहाँ पे x क्या है? a1 प्लस b1 रूट 2, y क्या है? a2 प्लस b2 रूट 2, z क्या है? a3 प्लस b3 रूट 2। अब समझिए बात को, नाउ x इंटू वाई। क्लोजर लॉ का मतलब तो यही होता है ना कि x और y अगर x का मेंबर है तो x इंटू वाई s का मेंबर होने चाहिए। तो जैसे ही x इंटू वाई करते हैं तो x के जगह पे जो वैल्यूज़ है x का वो रख दिए, y की जगह जो वैल्यूज़ है y का वो रख दिए। अब क्या करना है, आपका काम है ये कि पहले a1 को इस टोटल से मल्टीप्लाई करना, फिर b1 रूट 2 को इस टोटल से मल्टीप्लाई करना। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें, ठीक है। आपको भी डायरेक्ट लिखना है और रफ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ये चीज़ें लिखनी है पेपर में। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके से। और जहाँ पे ये जो चीज़ बन रहा है फर्स्ट वाला टर्म, ये टोटल अपने आप में एक इंटीजर ही होगा। क्यों इंटीजर होगा? क्योंकि देखिए दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर होता है, फिर यहाँ दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर्स, और इंटीजर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी इंटीजर है तो प्रोडक्ट इंटीजर ही रहेगा। दो इंटीजर का सम क्या होगा? इंटीजर्स, मतलब ये टोटल एक इंटीजर है। और यहाँ पे भी उसी तरीके से ये एक इंटीजर्स है, तो मतलब ये इंटीजर्स प्लस इंटीजर्स रूट 2 इसका फॉर्मेट है, इसमें जो एलिमेंट होगा उसी का फॉर्मेट है। तो मतलब ये चीज़ें यहाँ बिलोंग कर रही है। ये चीज़ें बिलोंग करने का मतलब कि x इंटू वाई बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्लोजर लॉ को वो सेटिस्फाई कर गया। तो आप यहाँ पे चाहे तो एक लाइन लिख सकते थे, देयरफॉर s इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिविटी के ऊपर। तो एसोसिएटिविटी क्या कहता है? ये कहता है कि x इंटू वाई इंटू जेड ऑर्डर चेंज करके और इक्वल टू ऐसा। भाई ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है और बहुत सारे बुक्स में एलोब्रेट किया गया है। आपको क्या करना है, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आपको अलग से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा? बट एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है एसोसिएटिविटी के बारे में कि x इंटू ये इज इक्वल टू ऐसा होगा। क्यों? बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक्चुअल आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिविटी के ऊपर। कॉम्यूटेटिविटी क्या कहता है कि y इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्रूफ करना है हमें। तो सिंपली जैसे y इंटू जेड, वाई इंटू एक्स करेंगे तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। अब आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे मिल रहा है, तो ये क्या करना होगा आपको, y की जगह पर जो वैल्यू है a2 प्लस b2 रूट 2, फिर इसका जो वैल्यू है a1 प्लस b1 रूट 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट आएगा। और इसी रिजल्ट को हम लोग x इंटू वाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी आपने देखा था जैसे ही हम लोग x इंटू वाई कर रहे थे तो यही चीज़ आ रहा था, x इंटू वाई कर रहे थे तो यही चीज़ आ रहा है, और y इंटू एक्स कर रहे थे तो यही चीज़ आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों चीज़ें इक्वल्स हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये क्लियर हुआ। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी को भी होल्ड कर रहा है कौन? s। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या फिर आइडेंटिटी को यूनिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं।
तो देखिए आपको पता है कि जो हमारा एस का फॉर्मेट है वो है a प्लस बी रूट 2 का, जहाँ पे a और b एस इंटीजर से आने चाहिए। हम क्या कर लेते हैं, a की जगह पे 1 रख लेते हैं, b की जगह पे 0 रख लेते हैं, तो क्या बनेगा एलिमेंट 1 प्लस 0 रूट 2। ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम्स में। क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 प्लस 0 रूट 2 इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू तो 1 ही है ना, देखिए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारा फॉर्मेट है इस वजह से लिखना पड़ रहा है। 1 प्लस 0 रूट 2 इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू एस, सच दैट इस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि a प्लस बी रूट 2 इंटू कोई ये आपका आइडेंटिटी वाला जो एलिमेंट था 1 प्लस 0 रूट 2। अब देखिए इंटू करेंगे तो ये टोटल चीज़ पहले 1 से इंटू होगा, टोटल 1 से इंटू होगा तो यही रह गया। अब जैसे 0 से इंटू होगा तो लिखेंगे ही नहीं। तो समझ में आ रहा है कि आइडेंटिटी जैसे काम कर रहा है, तो वही चीज़ आया, चाहे आप राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें तो रिजल्ट वही आ रहा है। इसका मतलब ये भी ऑक्सियम्स मीन्स के जितने ऑक्सियम्स से मल्टीप्लिकेशन हमारे सारे सेटिस्फाई करते हैं। तो 4 ही ऑक्सियम्स होते हैं ना, क्योंकि आपको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना है। तो क्लोजर लॉ हमने दिखाया, एसोसिएटिविटी दिखाया, कम्यूटेटिविटी दिखाया और एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट यूनिटी एलिमेंट हमने दिखाया। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सियम्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टुगेदर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसमें भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होते हैं। चलिए पहला देखते हैं हम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए। हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस, ठीक है। फ्रॉम डायरेक्ट कंपोजिशन वी सी दैट। अब डायरेक्ट कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ कि हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि आपको पता है कि एक्स अपने आप में क्या है a1 प्लस बी1 रूट 2 और प्लस इंटू वाई प्लस जेड। वाई क्या है b1 a2 प्लस b2 रूट 2, a3 प्लस b3 रूट 3, ये क्या है a2 प्लस b2 रूट 2, a3 प्लस b3 रूट 2, ठीक है ना। और ये क्या है a1 प्लस b1 रूट 2। अब जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपको मैंने एडिशन भी सिखाया कि किस तरीके से इस फॉर्मेट के एस के 2 मेंबर्स का किस तरीके से एडिशन करते हैं वो भी मैंने सिखाया, प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं वो भी मैंने सिखाया। अगर आप इस चीज़ को रफ में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड मिलेगा। क्लियर है बात है। और ये चीज़ आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट लिखना है फ्रॉम दैट कंपोजिशन। बहुत सारे बुक्स में भी है और बहुत सारे बुक्स में अल्ब्रेट भी किया हुआ है। आप भी कर सकते हैं अपने रफ में इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूशंस भी आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एस, फ्रॉम डायरेक्ट कंपोजिशन वी सी दैट एक्स प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई जेड। क्लियर है। अब आपने देखा होगा कि एस जो था, एस ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। जो आपने शुरू में लिखा वही चीज़ लिखे। तो ये जो स्ट्रक्चर था, इस चीज़ को हमने क्या प्रूफ किया, एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने 5 प्रूफ कर दिया ऑक्सियम्स, इसके रिस्पेक्ट में जो होते थे ऑक्सियम्स रिक्वायर्ड वो हमने प्रूफ किया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हमने प्रूफ किया। इसका मतलब क्या होता है कि सारे ऑक्सियम सेटिस्फाई कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होने के लिए। तो इसलिए हमने लास्ट में लिखा कि हेंस एस प्लस क्रॉस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगर ध्यान रहे कि अगर आपने शुरू में वहाँ डॉट लिखा है तो लास्ट में भी डॉट लिखेंगे। क्लियर है बात। चलिए आशा है आपको ये क्लास समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी अगले थ्योरम्स, किसी अगले प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।